हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरुआत करते हैं रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस। और पहले आज हम इस क्लास में इससे संबंधित जो थ्योरी है वो समझ लेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित। जनरली रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक रेलगाड़ी होता है। वो रेलगाड़ी किसी अन्य चीज़ को पार करती है, जैसे किसी पेड़ को पार कर सकती है, किसी बिजली के खंभे को पार कर सकती है, किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करना है, या रेल गाड़ी में सवार किसी व्यक्ति को पार करना है, या साइकिल या मोटरसाइकिल में सवार किसी व्यक्ति को पार करना है। इसके अतिरिक्त किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को पार करना रहता है, या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करना रहता है। तो ऐसे ही संबंधित क्वेश्चंस इस पार्ट में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल का लिंक उन बच्चों को ज़रूर भेजें जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री चैनल है, इसमें किसी बच्चे को अगर हो सके कुछ हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। तो ज़रूर उन बच्चों को शेयर करें। तो आइए इस रेलगाड़ी से संबंधित इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले जब किसी पेड़ को, किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करे तो उस कंडीशन में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्या उसकी संभावनाएं होंगी, वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक पेड़ लिया हुआ है, एक व्यक्ति लिया हुआ है, एक बिजली का खंभा लिया हुआ है, यहाँ पे हमारा ट्रेन है। ये हमारा ट्रेन या रेलगाड़ी है। तो ये रेलगाड़ी जब इन तीनों में से किसी एक को पार करे तो क्या कंडीशन बनेगी, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बिजली का खंभा यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए ये बिजली का खंभा यहाँ पर है और ट्रेन इसी रास्ते से जा रही है, और ट्रेन को क्या करनी है, इस बिजली के खंभे को क्या करनी है, पार करनी है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको ये जो बिजली का खंभा है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। जैसे ये एक लाइन में, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से खींच देता हूँ। ये एक मिनट। मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन को क्या करना है, ट्रेन को पार करनी है। अब इस लाइन को ट्रेन को पार करनी है, ये लाइन इस खंभे के सीध में है। तो ये ट्रेन क्या करेगी, इस दिशा में आगे बढ़ेगी जिस दिशा में है, और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए ये ट्रेन इस लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी। जैसे मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये जैसे ये इसको पार करते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, ये तब हम समझेंगे कि ये ट्रेन जो है इस खंभे को पार कर लिया है। ठीक है। तो जब ये ट्रेन खंभे को पार करता है तो ये कुल कितना दूरी चलता है, इसको हमें समझना है। तो कुल कितना दूरी चला ये, एक लाइन यहाँ पर है, ये वाली लाइन, और लास्ट में हम एक और लाइन ले लेते हैं ऐसा। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये ट्रेन चलता है, यानी कुल कितना चला है ये ट्रेन। तो अगर इसको हम देखें तो ये ट्रेन कुल मिला करके उतनी दूरी चला है जितना कि इस ट्रेन की लंबाई है। इसको ध्यान देंगे। जैसे यहाँ से इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, यहाँ तक है। तो ये जितनी दूर है उतना ही ये ट्रेन चला है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लीजिए इसकी जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई मान ले 150 मीटर है। तो कुल मिलाकर के ये ट्रेन कितना मीटर आगे बढ़ा, तो ये ट्रेन जो है यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना था, ट्रेन यहाँ पे 150 मीटर था, जो आगे बढ़ करके यहाँ पे आ गया। तो कुल मिलाकर के इस लाइन से इस लाइन तक हम देखें तो ये कुल मिलाकर के 150 मीटर ही आगे बढ़ा है।
यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो शर्तें होती हैं कि एक आपको स्पीड को ध्यान में रखना रहता है और एक रहता है डिस्टेंस को ध्यान में रखना रहता है। तो स्पीड और डिस्टेंस जब भी हम बात करते हैं, इस टाइप की ट्रेन जब किसी अ, खंभे, किसी व्यक्ति या किसी पेड़ को जब पार कर रही हो, तो हम किसी खंभे का या किसी व्यक्ति का या किसी पेड़ का जो डिस्टेंस होता है, लंबाई, उस माने उसको जीरो मानते हैं, 0 मीटर इसको हमें मान के चलना है। इसकी लंबाई को हमें कंसीडर नहीं करना है, तो इसकी लंबाई को हमें 0 मीटर मानना है। यहाँ पे हमने एक लाइन बस खींचा है, तो इसकी लंबाई हमने 0 मानकर चली है। लंबाई मतलब इस तरीके से लंबाई को हम बात कर रहे हैं, ऐसे ऊंचाई को मत बात करिएगा ना। हम लंबाई मतलब ऐसे जो दूरी है जमीन में कितना दूर तक फैला हुआ है ये, जैसे अगर कोई प्लेटफॉर्म रहे तो इस टाइप से रहेगा वो प्लेटफॉर्म, तो इसकी दूरी क्या है इसको हम देखते हैं। और यहाँ पे हमें ये खंभा ऊंचा खड़ा है, तो इसकी ऊंचाई से हमें कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ से यहाँ कितना दूरी है उसको देखना है, तो ये 0 इसको मान के चलना है। इस तरीके से किसी पेड़, किसी व्यक्ति या किसी खंभे के लिए हमें क्या करना है, उनकी जो दूरी है उसको हमें 0 मान के चलना है। और यहाँ पे केवल और केवल हमें किसके दूरी को ध्यान देना है, तो केवल और केवल ट्रेन की दूरी या लंबाई को हमें ध्यान में देना है। तो यहाँ पे जो दूरी है वो 150 मीटर है। यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाता है, तो डिस्टेंस में क्या करना रहता है, जिस ऑब्जेक्ट को पार कर रहा है उसकी डिस्टेंस और ट्रेन की डिस्टेंस यानी ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई को जोड़नी रहती है। यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर ये, और इस वस्तु की लंबाई को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, तो यहाँ पे 0 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो 150 मीटर, यानी कि जो ट्रेन की डिस्टेंस है, ट्रेन की लंबाई है वही आएगा, और अन्य और किसी भी प्रकार की इनकी लंबाई नहीं जुड़ेगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ट्रेन चाहे किसी भी दिशा में चल रही हो, चाहे इधर इस दिशा से इधर आए या फिर इधर से इधर आए, दोनों ही कंडीशन में दूरी को कभी भी घटाते नहीं हैं, दूरी को हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, इसको याद रखना है। तो ये आपको हो सकता है आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड, स्पीड में यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड है वो मान लीजिए दी रहेगी आपके क्वेश्चंस में, और ये वस्तु चूंकि, जैसे हम किसी खंभे को ले लें, ये खंभा है, या किसी व्यक्ति या किसी पेड़ को जब पार कर रही है, तो ये स्थिर वस्तु है। ये क्या है, स्थिर वस्तु है। ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये पेड़ भी खड़ा हुआ है और ये बिजली का खंभा भी खड़ा हुआ है, तो ये स्थिर वस्तु है। तो इनकी जो स्पीड है उसको हमें 0 मान के चलना है। इनकी जो स्पीड होगी वो मीटर प्रति सेकेंड या फिर 0 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा दिया रहेगा। तो स्पीड चाहे 0 मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है या 0 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हर हाल में 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये स्थिर वस्तु है, तो स्थिर वस्तु की अपनी कोई चाल या स्पीड नहीं होगी। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन तीनों ही ऑब्जेक्ट की, चूंकि स्थिर है तो स्पीड को भी 0 लेना है, और साथ ही साथ इनकी लंबाई को भी हमें क्या लेना है, 0 लेना है। तो लंबाई, जो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, तो केवल जो ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, यही इनका टोटल लंबाई हो जाएगा। और डिस्टेंस और स्पीड क्या हो जाएगी, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही यहाँ पर स्पीड हो जाएगी। तो कुल मिला करके हमको स्पीड और जो डिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लेना पड़ेगा, इनका हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्रों, चलिए ये आप कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, जैसे इसमें हमने देखा था कि किसी पेड़ के को पार करे, किसी बिजली के खंभे को पार करे, या किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करे, ये हमने देख लिया। अब देखेंगे कि रेलगाड़ी में सवार किसी व्यक्ति को जब पार करना रहे, उस कंडीशन में क्या होगा। साइकिल या मोटरसाइकिल पर सवार किसी व्यक्ति को जब पार करे कोई ट्रेन, तो क्या होगा उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे दो ट्रेनें आपको दिखाई दे रही है। मान लीजिए ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है।
ट्रेन बी में आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक इस जगह पे इस विंडो पे एक लेडी बैठी हुई है। यहाँ पे एक लेडी जो है बैठी हुई है। अब इस ट्रेन को चल करके उसी लेडी को पार करना है। तो जब ट्रेन में बैठे हुए किसी व्यक्ति को पार करना रहता है तो वहाँ पे हम ये जो बी ट्रेन है इसकी लंबाई को हम ध्यान में नहीं देते हैं। इसको विशेष याद रखिए। एक बार फिर से सुनिए। जब ट्रेन में व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति को जब ये ट्रेन, जैसे बी ट्रेन है, बी ट्रेन में एक व्यक्ति बैठी हुई है, उसको ट्रेन ए पार करेगी तो हमको ये जो बी ट्रेन है इसकी जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ, इसकी जो लंबाई होगी इसको हमें ध्यान नहीं देना है। उसकी लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। केवल इस व्यक्ति से लेना देना है हमको, ट्रेन की लंबाई से लेना देना नहीं है। एक चीज। और दूसरा चीज, तो वहां पे लंबाई किसकी लेंगे? तो केवल और केवल इस ट्रेन की जो लंबाई होगी, इस ट्रेन की लंबाई मान ली जाए 150 मीटर है या x मीटर मान सकते हैं हम। तो 150 मीटर है तो केवल और केवल जो अपनी लंबाई डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा? 150 मीटर होगा। और इस व्यक्ति की लंबाई लेते तो हम पहले ही देख चुके हैं कि व्यक्ति की लंबाई को हमें क्या लेना है? 0 लेना है। तो ये हो जाएगा 0 मीटर। इस तरीके से ये केवल 150 मीटर यानी कि जो ट्रेन ए है इसकी लंबाई को ही हमें ध्यान में रखना है। जो ट्रेन बी है उसके लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। और इस व्यक्ति को जब पार करेगी, मान लीजिए ये लाइन खींच देता हूं मैं, यहाँ पे ये व्यक्ति है, इसको ये ट्रेन जब पार करेगी तो जब ये ट्रेन पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी इसको ध्यान देना है हमको, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस लेने के लिए ये रहता है कि ये कितना दूरी चल रहा है। ये देखिए, ये जैसे ये इसको पार कर लिया, अब इसको ये पार किया, ये ट्रेन इसको पार कर लिया तो कितना दूरी ये चला? तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने की जो दूरी है इसको भी हमें काउंट नहीं करना है। कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है? जहाँ से इस जगह पहुँच गया, तो यहाँ से जब स्टार्ट करे निकलना तब वहाँ से काउंट करना है। अब यहाँ से चलते 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 कितना चला? इस लाइन तक चला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को हमें ध्यान देना है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है? यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई के बराबर है, यानी कि 150 मीटर है। तो कुल मिलाकर के इस व्यक्ति को, इस महिला को पार करने में इस ट्रेन ने कितना दूरी चला है? तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी इसने चला है, यानी 150 मीटर लंबाई इसने दूरी चला हुआ है। तो यहाँ पे 150 इसको लेना है। और ये जो है इसको 0 क्यों लिया है? क्योंकि ये महिला है। हमें ट्रेन में बैठी हुई महिला है तो उसमें इस ट्रेन में, जिस ट्रेन में वो बैठी है उसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब इसमें ट्रेन की दिशा का भी असर हो सकता है। ट्रेन अलग अलग दिशा से आ सकती है या एक ही दिशा से आ सकती है। तो उस स्थिति में क्या होगा? ट्रेन, दो स्थितियां हो सकती है ट्रेन की। इसको मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक स्थिति यह हो सकती है कि ये ट्रेन क्या हो, जो ट्रेन बी है, जिसको हम ट्रेन बी मान रहे हैं, जिसमें महिला बैठी हुई है, तो एक स्थिति ऐसा हो सकती है, पहली स्थिति, कि ये जो ट्रेन है वो क्या हो? खड़ी हुई हो। ट्रेन क्या हो? खड़ी हुई हो। अब ये ट्रेन तो खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि इसी को पार करना है। ट्रेन ए जो है ये खड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसको ही पार करना है, इस महिला को। तो ये ट्रेन चलेगी तभी पार होगी ना। तो ये हमेशा क्या रहेगी? चलायमान रहेगी, गति में रहेगी। तो इसकी स्पीड दी हुई रहेगी, प्रश्न में आपको इसकी स्पीड दी ही रहेगी। अब इस ट्रेन की स्पीड देगी या नहीं देगी क्वेश्चन में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो बी ट्रेन है जिसमें महिला बैठी है, ये ट्रेन खड़ी है अगर, तो इसकी स्पीड नहीं देगी। और दूसरा स्थिति यह हो सकता है कि ये भी ट्रेन चल रही हो या चलायमान हो। जब ये भी ट्रेन चलायमान हो तो उस स्थिति में इसकी भी स्पीड दी रहेगी। ठीक है, समझ में आया? ध्यान देंगे, जो ट्रेन ए है ये हमेशा चलायमान रहेगा। क्यों? क्योंकि इसी ट्रेन को, इसमें बैठी हुई महिला को पार करना है।
इसलिए ये ट्रेन हमेशा चलायमान रहेगा। तो इसकी स्पीड ऑफ ए बोल दीजिए, ट्रेन ए की स्पीड हमेशा दी हुई रहेगी प्रश्न में आपको। ट्रेन बी के मामले में अगर हम बात करें तो ट्रेन बी में महिला बैठी हुई है। तो इसमें दो स्थिति है कि ये ट्रेन हो सकती है खड़ी हुई हो और ए ट्रेन जो है बी ट्रेन को पार कर रही है, या दूसरी स्थिति हो सकती है कि ये ट्रेन भी चल रही है और ये ट्रेन भी चल रही है, दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं। उस स्थिति में इस महिला को ये ट्रेन पार कर रही है, ऐसा स्थिति हो। तो जब खड़ी हुई हो तो यहाँ पे स्पीड नहीं देगा, और जब चलायमान हो तो यहाँ पर इसका स्पीड दिया रहेगा प्रश्न में। ठीक है, अब ये ठीक है चल तो रही है, मान लीजिए चलायमान की स्थिति है, खड़ी है, तब वो किस दिशा में है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो पहली स्थिति है कि जब ट्रेन खड़ी हो, बी ट्रेन जब खड़ी हो तो वो किस दिशा में मुंह करके खड़ी हुई है, इस ट्रेन के दिशा में मुंह करके खड़ी है या ट्रेन के विपरीत दिशा में खड़ी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ट्रेन को बिल्कुल भूल जाना है, हमको सिर्फ इस महिला को याद रखना है। लेकिन जब दूसरा कंडीशन हो कि जब ट्रेन चलायमान स्थिति में हो, जब ट्रेन चलायमान स्थिति में हो तो वहां पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये ट्रेन किस दिशा में चल रही है। तो दो स्थितियां हो सकती हैं। मान लीजिए ट्रेन ए है, इस दिशा में जा रही है, ये ट्रेन ए है इस दिशा में जा रही है, और ट्रेन बी जो है इस दिशा में जा रही है इधर। तो इसको क्या बोलेंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, ऐसा समझेंगे हम लोग। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, मान लीजिए ट्रेन ए जो है इधर जा रही है और ट्रेन बी भी उसी दिशा में जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे समान दिशा में, समान दिशा में, ऐसा हो सकता है। तो जब ट्रेन समान दिशा में चल रही हो जब ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो तो उस स्थिति में क्या होगा, तो यहां पर हमको डिस्टेंस को तो हमेशा आपको ऐड ही करना है। डिस्टेंस को क्या करना है, हमेशा ऐड ही करना है, चाहे वो समान दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले। अब यहाँ पे चूंकि ये ट्रेन को पार नहीं कर रही है बल्कि इस महिला को पार कर रही है, तो इस महिला के डिस्टेंस को 0 मानेंगे। तो दोनों को ऐड करने से जो इस ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन ए की, वही लंबाई को हम डिस्टेंस मान के चलेंगे। ठीक है, अब ये जो ट्रेन ए है इसको जब पार करेगी, ट्रेन बी को जब पार करेगी, तो इसमें दो स्थिति है। एक ऐसे स्थिति आ सकता है जब समान दिशा में चल रहे हो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में, और एक स्थिति आ सकती है जब ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे हो। जैसे यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ऐसा वाला स्थिति यहाँ पे बन रहा है। ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है और बी ट्रेन इधर जा रही है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हो तो दोनों का जो स्पीड है, मान ली जाए इस ट्रेन ए की स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और ट्रेन बी की स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, स्पीड बी मान लेते हैं। तो वहां यहाँ पे ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो क्या होगी, इन दोनों का या तो जोड़ना रहता है या घटाना रहता है। अब चूंकि ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं एक दूसरे के, तो याद रखेंगे विपरीत दिशा में हमेशा ट्रेन की स्पीड जो है जुड़ जाती है। तो एस ए और एस बी, ये बी है, तो ए और बी की जो स्पीड है उसको जोड़ेंगे तो जो स्पीड आएगा वही एक्चुअल स्पीड होगा। इस तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, जब विपरीत दिशा में चल रही हो ट्रेन तो वहां पे हमें जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। स्पीड को क्या करना पड़ती है, जोड़नी पड़ती है। लेकिन जब इसके विपरीत दिशा में हो, उल्टा हो, मान लीजिए ये जो बी ट्रेन है, बी ट्रेन क्या हो रही है, मान लीजिए ये बी ट्रेन जो है ऐसे चल रही है, ट्रेन के ही दिशा में चल रही है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो जब ट्रेन बी भी इसी दिशा में चल रही हो, ट्रेन ए भी इसी दिशा में चल रही हो, तो ये वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस दिशा में समान दिशा में चल रही है हम लोग बोलते हैं। तो समान दिशा में हमेशा क्या होता है, ऋण हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है, स्पीड घट जाता है। अब यहाँ किसको घटाना है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा वाले को कम वाले में, कम वाले को ज्यादा वाले से घटा देंगे हम लोग। मान लीजिए इसकी स्पीड है
50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ऐसा है और इस स्थिति में क्या इस ट्रेन को पकड़ पाएगी? तो नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि जिस ट्रेन को पार करना है तो पार करने वाला जो पीछे का ट्रेन है उसकी स्पीड अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको 45 न लेकर के क्या ले लेंगे, इससे जो ट्रेन बी है उससे थोड़ा इसकी ज्यादा स्पीड ले लेंगे। मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिए, इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब ये ट्रेन इसको पार कर लेगी। तो यहाँ पे पार कर रही ठीक है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, इसकी जो स्पीड होगी, एक्चुअल स्पीड, वो क्या होगी, जो ट्रेन ए की स्पीड है उसमें ट्रेन बी के स्पीड को हमें घटा देना है। जो ज्यादा चलने वाली ट्रेन है, जो पार करने वाली ट्रेन है वो ज्यादा चलेगी, स्वाभाविक है, उसकी स्पीड अधिक रहेगी तभी इसको पार कर पाएगी। अगर ये कम रही इसकी स्पीड तो ये तो आगे निकल जाएगी, कभी इसको पार नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जो ट्रेन ए है इस महिला को पार कर रही है, तो ट्रेन ए की जो स्पीड है उसको, अगर ये ट्रेन चलती हुई हालात में है तो इस ट्रेन की स्पीड को उसमें क्या करना है, घटा देना है, स्पीड ऑफ बी। यहाँ पे जो एक्चुअल स्पीड होगा वो क्या होगा, ट्रेन ए की स्पीड में ट्रेन बी के स्पीड को हम घटा देंगे। इस तरीके से यहाँ जब समान दिशा में चल रही हो तो घटाने का काम करना है, और जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसमें हम जोड़ने का काम करते हैं। आशा है आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये दो चीजें हैं, जैसे कोई साइकिल में सवार व्यक्ति है या कोई मोटरसाइकिल में सवार व्यक्ति है, तो इनको जब ये ट्रेन पार कर रही है तो ये दो स्थितियां इसकी बन सकती हैं। क्या दो स्थितियां हो सकती है, ये जो व्यक्ति है और ये जो व्यक्ति है, चाहे साइकिल वाला हो या फिर मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति हो, इन दोनों को जब ट्रेन पार करेगी तो इसके लिए दो स्थिति हो सकती है। एक तो दोनों समान दिशा में चल रहे हो, जैसे अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी ये मोटरसाइकिल वाला इधर जा रहा है, ट्रेन भी इधर जा रहा है, तो ये समान दिशा है, समान दिशा में इन लोग चल रहे हैं। तो समान दिशा में इसकी स्पीड स्पीड क्या होगी, मान लीजिए इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इस ट्रेन की स्पीड है, मान ली जाए कितना है, इसकी है मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस अवस्था में जो एक्चुअल स्पीड होगा उसमें क्या हो जाएगा, चूंकि समान दिशा में है दोनों, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल स्पीड है, यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड है उसमें हम मोटरसाइकिल वाले की स्पीड को घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऋण 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक्चुअल स्पीड होगा जो हम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। लेकिन जब ये विपरीत दिशा में जा रही हो, अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, डिस्टेंस में मान लीजिए इस ट्रेन की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसका 150 मीटर इसकी डिस्टेंस है, तो इसको 150 लेना है, लेकिन इस व्यक्ति का जो डिस्टेंस है उसको हमें क्या लेना है, 0 मीटर लेना है। जैसे हम खंभा वगैरह के लिए यहाँ पे देखे थे कि इनका हम स्पीड को क्या माने थे, 0 मान रहे थे, सेम वैसे ही यहाँ पर इस व्यक्ति की जो स्पीड डिस्टेंस है, स्पीड नहीं डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस को हमें 0 मानना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 मीटर, तो इसकी जो डिस्टेंस है उसको 0 मानना है। तो यहाँ पे एक्चुअल जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, वो केवल 150 मीटर, यानी ट्रेन की जो लंबाई है वही एक्चुअल लंबाई हो जाएगी और इस व्यक्ति का जो लंबाई है वो 0 होगा, तो ये दोनों जुड़ करके 150 मीटर ही आएगा। इस तरीके से डिस्टेंस की बात करें तो मोटरसाइकिल या साइकिल से सवार व्यक्ति को पार करें तो वहां पे जो डिस्टेंस होगा वो तो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगा, यहाँ पे 150 मीटर तो यहाँ भी 150, लेकिन जो स्पीड है उसमें ये देखना है कि वो ट्रेन के दिशा में जा रहा है कि विपरीत दिशा में। तो जब समान दिशा में या ट्रेन की दिशा में जा रही हो तो क्या करनी है, जो मोटरसाइकिल की गति है उसको ट्रेन की गति में घटा देना है, जिसकी गति ज्यादा है उसको घटाना है। अब स्वाभाविक है ट्रेन की गति अधिक होगी, मोटरसाइकिल कम होगी, तभी तो ट्रेन उसको पार कर पाएगी। तो मोटरसाइकिल वाले की स्पीड को इसकी स्पीड में हमें घटा देना है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका उल्टा हम लेते हैं, इसका उल्टा हम लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो
मोटरसाइकिल या साइकिल में सवार व्यक्ति है, ये क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो ये जो व्यक्ति है ये विपरीत दिशा में चल रहा है, मान ली जाए, इसको मैं ये ध्यान देंगे, ये अब विपरीत दिशा में चल रहा है। मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति किधर चल रहा है, तो मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति इधर जा रहा है, जबकि ट्रेन इधर जा रही है। तो ये एक दूसरे के विपरीत विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो विपरीत दिशा के स्थिति में जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका स्पीड में कितना बताया था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा बताया था, और ट्रेन का स्पीड में बताया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस स्थिति में दोनों की स्पीड क्या होगी, विपरीत दिशा होने के कारण, विपरीत दिशा में हमेशा जुड़ता है, मैं बता चुका हूं, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 60 प्लस 40 बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से जब विपरीत दिशा में जा रही हूं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, और जब एक ही दिशा में जा रही हूं तो स्पीड घट जाती है। इस तरीके से हम स्पीड को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये हम समझ गए। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, और आशा है आपको अच्छे समझ में आ रहा है। और कोई सुधार की आवश्यकता है, कोई कमी महसूस आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट में बताएं, ताकि हम उसमें और सुधार करें और आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने का प्रयास करें। धन्यवाद।